जी सर। बहुत सारी हमने टेक्निक्स वगैरह बताई थी। जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एलाइजा टेस्ट क्या है। हाँ, एलाइजा टेस्ट का फुल फॉर्म आप जानते हैं? HIV के लिए होता है। हाँ, HIV के लिए होता है। HIV के लिए रहता है, तो इसमें से आपका एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे जैसे आपका एक आता है कि जीन थेरेपी क्या है। जीन थेरेपी ये तो इसके लिए HIV के लिए रहता है, एड्स के डिटरमाइनेशन के लिए, एड्स डिटेक्शन करता है। एड्स के बारे में आप सभी पढ़े होंगे, एक तरह से वायरस से फैलता है। HIV का जो फुल फॉर्म होता है आपको मालूम ही होगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम रहता है। ज़्यादातर जो रहता है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशनशिप से रहता है, जो 15 से 24 ईयर्स या 25 ईयर्स तक के बच्चों में रहता है। ज़्यादातर इसका जो इन्फेक्शन होता है। हाँ, इसकी जो हार्ड स्टेज आती है, जिसे कहते हैं फाइनल स्टेज, लगभग 10 ईयर बाद आती है। 10 ईयर मतलब कभी भी इन्फेक्शन जब चालू होता है तो पहले साल में नहीं शो करता है, हमें उसकी डिटेक्शन हो जाएगा लेकिन फील नहीं होगा। ये किस पे इन्फेक्ट करता है? लिम्फोसाइट पे इन्फेक्ट करता है। लिम्फोसाइट जो इम्यून सिस्टम होते हैं, लिम्फोसाइट्स के भी आपके 2 टाइप्स होते हैं, बी सेल्स और टी सेल्स रहती हैं। तो बी सेल्स और टी सेल्स की आपकी हेल्पर का काम करती हैं। और बी तो जब अब इसमें वर्क कैसे करता है, सपोज दैट इसमें वर्क करने के लिए आपसे कह दिया जाए कि एक वायरस है, अब वायरस एंट्री किया हमारी बॉडी में, तो वायरस में ज्यादातर इसमें क्या रहता है? RNA जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या है? RNA, अनुवांशिक पदार्थ जिसे कहते हैं आप। वायरस में अनुवांशिक पदार्थ RNA है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में हमारे पास क्या है? DNA है। तब ये तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि DNA होता तो DNA से मिल जाता। तो हमारे बॉडी में एक ये प्रोसेस करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की, हमने बताया था कि RNA से DNA बना देता है। यही आपका जो वायरस होता है, RNA से DNA बनाना कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस अपनाता है, जिसमें से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम हेल्प करता है। एक एंजाइम रहता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स रहता है। जैसे ही ये मल्टीप्लिकेशन चालू कर देता है, क्यों? क्योंकि DNA हमारा क्या है? डबल स्टैंडर्ड है। और इससे ये क्या बना? RNA सिंगल स्टैंडर्ड था, फिर ये डबल स्टैंडर्ड में चेंज हो गया, फिर ये डबल स्टैंडर्ड चेंज हो गया। ये क्या था? DNA से RNA बना, और RNA से फिर हमारा क्या रहा? फिर DNA बन गया। तो एक तरह से कह दिया जाए ये रिवर्स का काम करता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से आपका हमारे शरीर में RNA गया, किसमें परिवर्तित हो गया? DNA में। DNA में परिवर्तित होता है तो फिर वो हमारे पास रेप्लिकेशन करता है, एक तरह से अपनी बहुत सारी कॉपियां बनाता है। अब ब्लड के थ्रू ही ट्रांसफर होता है इसमें से। तो डिटेक्शन के लिए हमें क्या है? ये एक तरह से लिटमस पेपर जैसा टेस्ट करते हैं, ये टेक्निक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की। तो इसमें से डिटेक्ट हो जाता है वायरस कभी से। ज़्यादातर जो सस्पेक्टेड लोग हैं उनमें ज़्यादा किया जाता है। अब सस्पेक्टेड लोग कैसे? जैसे मान लीजिए कोई बाहर वर्क कर रहा हो, बाहर घर से बाहर जाता है, जैसे कोई कमाने या कहीं रहने, या कोई ऐसा एरिया होता है जो ऑलरेडी सेक्सुअली ज़्यादा एक्टिव रहता है, या उसमें से कुछ जैसे कह सकते हैं कि ज़्यादा आपके अनबिहेवियरल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एरिया जो रहते हैं कुछ किसी सिटी में या शहर में, तो उन एरिया में सस्पेक्ट किया जाता है
उनका इम्यून सिस्टम, उनका ब्लड चेक किया जाता है। अब उनमें से फिर उन्होंने कितने कितने लोगों के साथ ऐसा रिलेशनशिप रहा है, क्योंकि जो भी आपका प्रोस्टिट्यूशन रहता है तो उसके थ्रू ये आपका ट्रांसफर करता है, ब्लड के थ्रू ज़्यादा जाएगा बस, ज़्यादा ज़्यादा। और ना साथ में बैठ के खाना खाने से ना कुछ ऐसा कुछ नहीं है, सलाइवा से नहीं जाता, टेस्ट इसका ब्लड के थ्रू ही रहता है जो रहते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर ये शुरुआती दौर में पकड़ में आ गया है, कैश कर लिया डिटेक्ट, तो इसका ट्रीटमेंट है, वरना फिर कुछ दिन इलाज चलता है और डेथ हो जाती है उसमें से, और लगभग 10 सालों बाद रहती है बीमारी। मतलब किसी भी प्रकार जैसे फीवर आ रहा है, जुकाम हो रहा है, खांसी हो रहा है, किसी भी प्रकार की बीमारी हो रही है तो सही नहीं होती है, धीरे धीरे वीक होने लगता है और उसका वजन कम होने लगता है, जिसे कहते हैं वेट व्यक्ति का ज़्यादातर। अब उसमें से क्या रहता है कि इस बीमारी से जो ज़्यादातर 90% चांसेस रहे हैं कि बोला गया है, जो भी लिखा है बुक्स वगैरह में, कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशनशिप है। उसके कुछ प्रिकॉशंस आते हैं, जैसे आपके मेथड आते हैं, बैरियर मेथड्स रहते हैं, कंडोम्स वगैरह या और भी कुछ, तो इनके यूज से आपका कुछ नहीं मतलब होने वाला है। या और भी आपके जैसे वन मेल मल्टीपल पार्टनर रखता है फीमेल्स में, या वन फीमेल मल्टीपल मेल पार्टनर रखते हैं जो भी हैं, तो उसके थ्रू आपका ऐसा फैलता है। जो सेक्स मतलब जो ज़्यादा हैबिचुअल है इस फील्ड में, उनके थ्रू ज़्यादा फैलता है, इसमें से डिटेक्शन के लिए। बाकी आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा एड्स के बारे में, बहुत सारी चीज़ें एड्स का होता है। सर इसका वाहक लेडी को मानेंगे या जेंट्स को मानेंगे? हम ये कह नहीं सकते, हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसका जो वेक्टर है या एजेंट है लेडी है कि मेल है। HIV सस्पेक्टेड। हाँ, मैंने कहा कि HIV किसी को भी हो सकता है, अगर उसके बच्चे में हो रहा है, मान लो छोटा बच्चा जन्म ले रहा है, इन्फेंट बेबी में हो रहा है, तो उसमें तो उसकी माँ है वाहक, अगर वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है और उसके बच्चे का टेस्ट अगर होता है तो उसकी वाहक वेक्टर आपका कौन है? उसकी माँ है। हाँ, ये आपको फील नहीं होगा 2-4-5 साल। मैंने बताया ना कि वन मेल हैविंग टू मल्टीपल पार्टनर्स, अब विदाउट एनी प्रोटेक्टेड, जो भी आजकल चल रहे हैं आप लोग जानते होंगे, मैंने बोला कि कुछ आपके टेबलेट्स चल रही है या विदाउट आपके सेक्सुअल, ज़्यादातर इसमें जो प्रिकॉशंस है वही आपके जो रबड़ आता है, कंडोम जिसे बोलते हैं आप लोग मार्केट में मिलते हैं, उनमें से ही बचा हुआ है। अब ये जरूरी नहीं कि फीमेल ही है, मेल भी होता है उसमें से ट्रांसफर, क्योंकि मेल भी ऐसा हमने इसमें कोई ऐसा जेनेटिक डिजीज तो है नहीं है जी। जैसा आपको अगर फील हो रहा हो कि सर ये जेनेटिक डिजीज है, क्या अनुवांशिक रोग है, ये अनुवांशिक रोग नहीं है, इसमें कोई जीन में नहीं परिवर्तन हुआ है अभी तक, ये ब्लड के थ्रू ही जा रहा है, ब्लड में हमारा वायरस एंट्री कर गया है, अपनी बहुत सारी कॉपियां बना रहा है, अब ब्लड के थ्रू ही ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर माँ से बच्चे में हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि माँ में था 100%, और भी उसके हैं, ऐसा नहीं कि सेक्सुअली। और जैसे मान लीजिए आपको ब्लड की नीड है, ज़्यादातर आपको बीमार हो गए किसी को, तो जिसको ब्लड चढ़ाया जा रहा है और जिसका ब्लड आ रहा है आपको तो मालूम ही नहीं है जी, तो उसके ब्लड में हो सकता है, तो उसका टेस्ट करना जरूरी रहता है HIV का। हालांकि अच्छे हॉस्पिटल आजकल डॉक्टर्स वगैरह सब चेक कर रहे हैं कि ब्लड चढ़ाने के पहले HIV उसका टेस्ट कर देते हैं, HIV है कि नहीं, यह मादा भी चेक हो रहा है। नाको एक एजेंसी है, नेशनल आपकी एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया में चल रही है, नाको करके है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये इस फील्ड में काम करती है। और भी इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कभी आपके GS वगैरह पेपर होता है ना आपका GS का, उसका फुल फॉर्म। नाको एक एजेंसी है जो आपके उसमें काम करती है एड्स में। और भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, जैसे मान लीजिए आप MS सोशियोलॉजी कर लेते हैं या MSW कर लेते हैं जी, तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर सकते हैं, इनमें से बहुत सारे चांसेस हैं। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें से दोनों की मतलब संभावनाएं हैं, मेल की भी फीमेल की भी, क्योंकि ये जेनेटिक रोग नहीं है, अनुवांशिक रोग नहीं है कि सिर्फ फीमेल से होगा कि मेल से होगा। ज़्यादातर जो आपके अनुवांशिक रोग होते हैं वो आपके हीमोफीलिया जिसे कहते हैं, और आपके कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांता जिसे आप बोल रहे हैं, वर्णांता वगैरह ये रोग हैं आपके, इसमें से मेल कैरियर होता है। मेल
फीमेल कैरियर होती है। बेबी फाइल। हाँ, फीमेल जो रहता है स्त्री तो वाहक होती है वो ले जाने के लिए। लेकिन रोग किसी को भी हो सकता है, आनुवांशिक या किसी के द्वारा, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलते रहते हैं रोग अपने। तो इस तरह करके आपके फैलते हैं। और जैसे सिरिंज के द्वारा भी फैलता है, कोई लोग उस तरह के आजकल नशे करता है, या कोई जैसे सिरिंज वाले नशे रहते हैं आपके, ड्रग्स वगैरह लेते हैं, एक ही सिरिंज से अपने पेट में या थाई में या पीछे या कहीं पर भी लगा लेते हैं हाथ से चुपचाप, तो उससे भी फैलता है। या आपके उस रहता है जैसे नाई के यहाँ लोग जाते हैं, एक ही से ब्लेड्स यूज करते हैं, मेल हो या फीमेल, एक ही मतलब आप हेयर रिमूवर्स यूज कर रहे हैं, तो उससे ज्यादातर मतलब फैलने का रीजन है आपके ब्लड का। घर वालों के अलावा प्रिकॉशन में आप कहीं भी रहे, किसी के साथ रहे, तो अपना तौलिया, अपना सामान अपना यूज कर, मतलब ब्रश कर रहे हैं आप, और वही ब्रश से आपका फ्रेंड भी करने लगा और उसकी ब्लीडिंग हो रही है दांतों से, तो आपका तो फ्रेंड है, आप सोच रहे हैं फ्रेंड है, क्या हुआ? हो सकता है उसको आप नहीं समझ पाए। मैंने कहा कि ये 10 ईयर बाद आपको पता चलेगा, क्योंकि आपको फीलिंग नहीं होगी ऐसी कुछ भी। ये तो फिर वही बता सकता है कि जो मेल या फीमेल के कितने पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रहा है, बाकी उसके अलावा कोई नहीं बता सकता है। डॉक्टर तो चेक करके बता देगा, और कोई जरूरी नहीं होता है कि वो कैसे, या डॉक्टर आप सस्पेक्टेड पूछेगा क्या कोई ब्लड चढ़ा क्या, कभी ऐसा रहा क्या, नहीं होगा तो यही बोलेगा किसी नाई के द्वारा आपको, मान लो उसी दुकान में नाई के यहाँ वो भी जाता है, एड्स वाला भी जाता है, उसी में आप भी जाते हैं जी। हालांकि आजकल नाई बहुत एक्सपर्ट हो गए, वो सब न्यू ब्लेड यूज कर रहे हैं, तो उसमें से भी आपके कुछ रोग फैलने की संभावनाएं रहती हैं, प्रिकॉशंस रहती हैं। जैसे जीन थेरेपी हम बता रहे थे, इसकी खोज आपने जो किया था वो टेविन और बाल्टीमोर ने किया था। टेविन और बाल्टीमोर एक वैज्ञानिक हुआ था 1975 में, इसकी डिस्कवरी किया। हाँ, 1975। सर लिम्फोसाइट और लिम्फोसाइट बढ़ने का कारण क्या हो सकता है? जैसे किसी व्यक्ति में देखिए जो ब्लड होता है तो ब्लड के भी टाइप्स होते हैं, वो ब्लड ग्रुप्स के नहीं, ब्लड के, तो उसमें आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होते हैं। तो अब उसमें से आपके जब डब्ल्यूबीसी आ जाते हैं तो उसके भी टाइप्स आते हैं आपके, और ग्रेनुलोसाइट्स कणिका में और कणिका में, फिर उनमें से मोनोसाइट्स आपके आते हैं और बैसोफिल्स आते हैं, इओसिनोफिल्स आता है, और आपके ये आते हैं लिम्फोसाइट्स आते हैं। तो इनकी वजह से ये आपके फैलता है। लिम्फोसाइट्स आपका क्या है, प्रतिरक्षी तंत्र के लिए होता है, एक तरह से कह दिया जाए। तो उनको ये मारता है, एक तरह से उनको किल करता है, उन कोशिकाओं को। ये जो एड्स का वायरस होता है, जैसे हमारे कोई भी वायरस, मैं कहता हूँ एड्स का ही नहीं, किसी भी प्रकार का वायरस है, हमारे पहले इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। इम्यून सिस्टम बोले तो प्रतिरक्षा था, बाद में फिर वो और फिजियोलॉजी आपकी रहती है। जैसे जैसे फिजियोलॉजी आपकी अटैक होगी, धीरे धीरे स्लो हो जाएगा आपका। मान लीजिए सपोज दैट आपको टाइफाइड हो जाता है। टाइफाइड ने क्या किया, आपको भूख लगना बंद हो गया क्योंकि बैक्टीरिया पहुंच गया, लूज मोशन चालू हो गए साल्मोना टाइफी की वजह से। टाइफाइड का बैक्टीरिया किससे होता है, साल्मोना टाइफी होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन को इन्फेक्शन करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन का वर्क क्या है, बड़ी आंत। बड़ी आंत का काम जानते हैं हम क्या होता है? बड़ी आंत का काम है कि आपका जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है छोटी आंत से,
वो बड़ी आंत पूरा मटेरियल को, लिक्विड, एयर, वाटर, जो भी उसके अंदर है मिनरल, उन सबको एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। बड़ी आंत पानी, हवा, मिनरल्स, खनिज लवण पूरे छोटी आंत से बड़ी आंत जाके जैसे ही पहुंचता है धीरे धीरे वो पूरा अवशोषित कर लेता है। सिर्फ वेस्ट मटेरियल बचता है, अवशिष्ट पदार्थ बचता है बस। अब उसको वर्क करना बंद करा दिया टाइफाइड ने। बड़ी आंत क्या करता है, वो पूरा अवशोषित कर लिया। अब मान लीजिए वहीं पर आपका टाइफाइड बैक्टीरिया है, उसने वर्क करना बंद कर दिया उस बड़ी आंत को, तो क्या करेगा, लूज मोशन निकलेगा पूरा, जो भी रहेगा। लूज मोशन बोले तो पतली आपकी बिल्कुल लिक्विड जैसा आपका जो अवशिष्ट पदार्थ रहेगा वो निकलेगा। तो इस तरह का काम रहता है। हर एक का अपना अपना एक वर्क है इस बॉडी में। कोई भी बॉडी का ऑर्गन है उसका अपना अपना काम है। अगर मान लीजिए वो फेल होता है तो फिर कहीं ना कहीं नुकसान तो है ही। जैसे आपका एंट अमीबा हिस्टोलिट का रहता है, अमीबीय पेचिस जिसे आप कहते हैं, उसके थ्रू भी रहते हैं। शुरुआती दौर में डिटेक्शन करने के लिए, एक तरह से पहचान के लिए हमें डॉक्टर के पास जाना रहता है। ये सब चीजें रहती हैं। तो अलग से लिम्फोसाइट्स भी आपके ब्लड का टेस्ट होता है, उसके द्वारा पता चल जाता है तुरंत। आजकल तो वैसे नॉर्मली 1-2 साल में सभी बीमार हो जाते हैं, सभी का ब्लड टेस्ट हो जाता है। तो जैसे ही बहुत लो देखेगा डॉक्टर लिम्फोसाइट, अगर उससे सस्पेक्ट लगेगा तो नहीं अरे इसका लो बहुत चल रहा है लिम्फोसाइट, वो तुरंत जाकर उसका HIV लिख देता है। आपको नहीं कहेगा कि एड्स की जांच करवा लो, वो सिर्फ ऐसे लिखेगा, एलाइजा टेस्ट, वाइडर टेस्ट, ये उसकी एमपी टेस्ट, वाइडर मतलब टाइफाइड है, एमपी मतलब आपका मलेरिया पैरासाइट टेस्ट है। आपको लिख देगा CBC टेस्ट, ये कंपाउंड ब्लड सेल्स है। आपसे नहीं बोलेगा। CBC का मतलब होता है कंपाउंड ब्लड सेल्स, एमपी टेस्ट होता है मलेरिया पैरासाइट, तो प्लाज्मोडियम से होता है। मलेरिया रोग जानते हैं किससे होता है, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है। अभी तक आप पढ़ते रहे मलेरिया होता है मच्छर से, नहीं? अब मैं बता रहा हूं मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से, मच्छर वाहक है। मच्छर क्या है, रोग को ले जाने का काम करता है एक दूसरे के पास, बस। रोग किससे होता है मलेरिया का, प्लाज्मोडियम से। प्लाज्मोडियम नाम का एक परजीवी होता है, उसके द्वारा प्रोटोजोआ है। ये आपके 2 होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है पर कोसी। किसमें कंप्लीट करता है, ह्यूमन बॉडी से और एक मॉस्किटो में, मच्छर में। अपना जीवन चक्र 2 कोसी में पूरा करता है जो मलेरिया होता है, एक मानव एक मच्छर। तब जाके ये प्लाज्मोडियम परजीवी से आपको फील जब होता है, जब आप ज्यादा इम्यून सिस्टम से लगातार, मान लीजिए आप जैसे जुकाम हुआ, साधारणतः जुकाम के लिए क्या है, 8 से 10 दिन में लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। जुकाम के वायरस का जो लाइफ साइकिल है वो 8 दिन है, 7 डेज, 7 से 8 डेज। हमारे जब से कोरोना आया तो डॉक्टर ने 15 डेज इसको बढ़ा दिया, कभी तो 14 दिन का क्वारंटाइन कर देते थे, 14 से 15 दिन। वो क्वारंटाइन है। क्वारंटाइन मतलब ये आपका एक तरह से इन्फेक्शन का वायरस है, वायरस फैल रहा है, लेकिन आपको एहसास नहीं हो रहा है। धीरे धीरे वो टेस्ट फिर होते रहते हैं, न मरीज को बताया जाता, न मरीज के घर वालों को बताया जाता कि क्या दिया जा रहा है। ज्यादातर एंटीबायोटिक दी जाती है। मान लो आपका लिम्फोसाइट कम होता चला जा रहा है वायरस की वजह से, आपको एंटीबायोटिक दी जा रही है, आप सही नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर आपके और टेस्ट डॉक्टर लिखते हैं। जनरली जो ज्यादा लिखते हैं आपके टेस्ट, मेल हो चाहे फीमेल सभी, क्योंकि महिलाओं में से लिख इसलिए देते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम में लिख दिया जाता है। प्रेगनेंसी के टाइम में डॉक्टर चेक कर लेती है शुरुआती दौर में कि ये भी करा लीजिए आप टेस्ट। मेल में भी चेक कर सकते हैं जब चेक कराना हो। आजकल मैंने एक दिन बोला था बायोलॉजी पढ़ाते हुए इसी क्लास में कि आजकल शादियाँ भी हो रही है HIV टेस्ट होने के बाद निगेटिव। अब यहाँ माना में नहीं हो रही है, लेकिन आजकल मेडिकल रिपोर्ट मांगते हैं कि आपको कौन कौन सा निगेटिव है कि नहीं है। आप पहले से किसी से HIV लिए बैठे हो, आपके तो बाद में हुआ है, तुम्हें था। आजकल मेडिकल रिपोर्ट भी मांग रहे हैं। जी सर। सर एक बार बताया था हमने। जी सर बताया DAV। हाँ, DAV जब पढ़ाया था। तो इस तरह करके आपके ये भी लिख लीजिए, आपको प्लाज्मोडियम भी है जिसको ना मालूम हो।
ये मच्छर जो आपका मलेरिया रोग होता है वो प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है। हमने ये भी बताया था कि आप अनसॉल्ड ले लीजिए, पुराने सी साइड के जो आ रहे हैं एमपी के, उनको लगाना चालू कर दीजिए। अनसॉल्ड 100 रुपए के आ रहे हैं उनके मार्केट में, कोई भी आप पॉपुलर के 2-4 उनको कोई भी ले लीजिए, उनको लगाना चालू करिए, उनके क्वेश्चन देखिए आप उन्हीं से रिलेटेड, मान लीजिए कल क्लास आपका जियोग्राफी का है, परसों आपका साइंस का है या किसी और का है, उन्हीं से रिलेट किए हुए क्वेश्चन पहले से शाम के देख लीजिए। सर ये क्वेश्चन आया था इस साल, इसमें से ये क्वेश्चन आया था इकोलॉजी में, उससे आपको भी बेनिफिट रहेगा प्लस टीचर भी आपको बताएगा, क्योंकि अब टाइम नहीं रह गया है ज़्यादा, आपका कैलेंडर आ चुका होगा शायद यूपीएससी का, तो अभी नहीं आया, आ चुका होगा ना, हाँ, क्योंकि शुरुआती दौर में आ जाता है आपका। इनके भी लिख सकते हैं जिसको ना याद हो, वाइडल, एमटी, सीबीसी, सीबीसी मतलब कंपाउंड ब्लड सेल्स होती हैं, पूरी ब्लड सेल्स का सब कुछ देख के, मतलब ब्लड में अब कई बार पूछते हैं बच्चे सर ब्लड का ही क्यों टेस्ट लिया जाता है, क्योंकि जो कुछ हम खा पी रहे हैं वो सब अवशोषित हो रहा है कि नहीं, ब्लड में जा रहा है, फिल्टर कौन कर दे रहा है, हमारा किडनी फिल्टर कर दे रहा है, अब बाकी फिर वो सर्कुलेट हो रहा है। हमारी बॉडी में जो 5 से 6 लीटर ब्लड है ना, वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, पूरे शरीर में 5 से 6 लीटर, या तो भार के अनुसार 8% हमने बताया था कि शरीर में जो रुधिर होता है वो 5 से 6 लीटर होता है, और ये तो भार के अनुसार 8% है, मान लीजिए हाँ कहीं 7 या कहीं 8 लगभग, हम जो पढ़ाते हैं लगभग 8 लिखा है, कितना हो सकता है आप जैसे कोचिंग के विषय में जानकारी मिली। आणविक उपचार एक तरह से कहलाता है, कुछ आपकी जेनेटिक थेरेपी भी, जीन थेरेपी भी कहलाती है। जीन थेरेपी के लिए क्या करते हैं कि जीन लेवल पे उपचार करते हैं, उस मेडिसिन के द्वारा, उस दवाओं के द्वारा, जैसे कोई मेडिसिन है उनका असर क्या हो रहा है, क्लिनिकल ट्रायल भी चलता है बायोटेक्नोलॉजी से। ऐसा नहीं कि सिर्फ एनिमल पे चल रहा है, प्लांट पे भी चलता है। जैसे आप लोग सोचते होंगे कि जो रूरल एरिया से जुड़े होंगे वो कहते हैं प्लांट से नया बीज ले आइए, उसकी पैदावार अच्छी होगी, नया बीजा बोया गया है, नया बीज सीड डाला गया है, इसका मतलब वो हाई रेजिस्टेंट वैरायटी का है। रेजिस्टेंट वैरायटी मतलब कि उसमें कीड़े नहीं लगेंगे, वो जल्दी खराब नहीं होगा और उसमें प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो उसमें क्या किया गया है ऐसा, जैसे मान लीजिए किसी गेहूं की फसल में आपका कोई इंसेक्ट लग जाता है, कीड़ा लग जाता है, तो इंसेक्ट के लिए क्या है, तो ऐसे जीन उसमें प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, तो वो आपके बायो पेस्टिसाइड्स कहलाते हैं, वो भी बन चुके हैं। बायो पेस्टिसाइड उसमें इंक्लूड करा दिए जाते हैं। जैसे आपका सबसे अच्छा जो चलता है, अब एक आता है बैसिलस थोरोनजेनेसिस, ये बैक्टीरिया है, जिसको बीटी भी कहते हैं। इसमें एक प्रकार का टॉक्सिक जीन होता है या टॉक्सिक प्रोटीन कह सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, टॉक्सिक प्रोटीन कहते हैं, जिसको क्राई प्रोटीन कहते हैं। ये प्रोटीन किसी सीड में डाल दी जाती है। ये बैक्टीरिया है, जीवाणु है, ये जीवाणु जो आपके लेवल में बताई गई। अब इस जीवाणु के अंदर एक विषैली प्रोटीन है, जिसको क्या कह रहे हैं, क्राई प्रोटीन है, क्राई प्रोटीन।
और इस ट्राई प्रोटीन को मोलेकुलर तकनीक की सहायता से, आणविक तकनीकों की सहायता से, जो आपके आणविक लेवल रिसर्च लैब में जाके एक बीज में डाल दिया जाता है। अब बीज को फिर से बनाया जाता है, उगाया जाता है, बहुत सारे बीज बनाए जाते हैं, फिर वो धीरे धीरे छोटे छोटे मार्केट में पहले उसी लैब में बनाए जाते हैं, और लैब के बाद फिर वही साइंटिस्ट अपने हर्बेरी उसमें बनाते हैं, ग्रीन हाउस में उगाते हैं। जब ग्रीन हाउस लेवल में बनने लगता है, आप समझ रहे हो ना ग्रीन हाउस क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए एक कमरा पूरा लैब है, अब इस कमरे में हमने 50 बीकर में लगा के उगा दिया कोई ऐसा ये डाल के बीज। जैसे अपने यहाँ हुआ था बीटी कॉटन का, कॉटन मतलब कपास के पौधे का, कपास के पौधे में काम किया गया था। अब कपास के पौधे में कौन सा रहता है, कपास के पौधे में ज्यादातर आपके क्या रहता है, डिप्टेरा एक इंसेक्टा वर्ग का है। इंसेक्टा बोले तो कीट वर्ग, कीट उसमें ज्यादा नुकसान कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया साइंटिस्टों ने कि उसके बीज में डाल दिया ये। जब भी कोई डिप्टेरा उस बीज को या उसकी पत्तियों को या उसके फल को खाने की कोशिश करता था कपास के, तो ये जो जीन है कहां पहुंच गया, उस कीट के पेट में पहुंच जाता था। ये थोड़ा सा क्या था, क्षारीय था, क्षारीय में इनएक्टिव रहता है। जब पीएच लेवल आपका, पीएच लेवल आप जानते हो, पीएच लेवल क्या रहता है, 0 से लगा के आपका 7.9 तक आपका एसिडिक होता है, और फिर 7 न्यूट्रल हो जाता है, और 7 पॉइंट से आपका 14 तक बेस हो जाता है। तो ये बेस में क्या है, क्षारीय अवस्था में इनएक्टिव है, असक्रिय है। लेकिन जैसे वो स्टोमक में पहुंच गया, अमाशय में पहुंच गया, किसके, कीट के, अमाशय का पीएच वैसे भी चाहे इंसान हो चाहे कीट हो चाहे जो हो, उसका एसिडिक होता है, ये एक्टिव हो जाता था। एक्टिव हो गया तो अमाशय में धीरे धीरे छिद्र कर देता था, क्योंकि ये गैस निकालेगा, एक तरह से पॉइजन जैसा काम करता है। तो वहां स्वेलिंग भी हो जाएगी, पेट फूल जाएगा, मर जाता है कीड़ा थोड़ा सा भी खाने से। तो इस तरह के काम आपके इसमें से कर रहे हैं। कुछ आपके और भी की आरएनए इंटरफेरेंस का काम कर रहे हैं। आरएनए इंटर, जैसे कह दिया जाए कि आपका डीएनए बन रहा था, और डीएनए से आपके आरएनए बन रहे थे, तो ये एमआरएनए बनता है। एमआरएनए, इसमें से एक एमआरएनए और लगा देंगे एक तरह से, तो उसकी प्रक्रिया को रोक रहे हैं ताकि प्रोटीन ना बनने पाए। नेचुरली क्या है, ये डबल द्विरज्जुकी होता है, ये एक रज्जुकी होता है, अब फिर इससे प्रोटीन बनती है अमीनो एसिड की सहायता से। ये किसको कॉल करता है, अमीनो एसिड को। एमआरएनए बन चुका है, एमआरएनए के बाद फिर हमारे जो जीव द्रव्य होता है कोशिका के अंदर, वहां पे बहुत सारे अमीनो एसिड हैं। मुख्यतः जो अमीनो एसिड होते हैं वो 20 हैं, लेकिन बुकों में आपको 300 से ज्यादा भी लिखे होंगे, लेकिन उनका प्रयोग कम बताया गया है। 20 अमीनो एसिड क्या करते हैं, प्रोटीन के निर्माण में सहायता करते हैं। जो हमारे शरीर, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्या है, किसी भी जीव के लिए प्रोटीन आवश्यक है, क्योंकि प्रोटीन नहीं बनेगी तो डेवलपमेंट नहीं होगा। सब तरह की प्रोटीन चाहिए, चाहे हेयर का ग्रोथ हो चाहे पूरे शरीर के बॉडी का कहीं पर भी हो। तो प्रोटीन क्यों आपके एमआरएनए को बनने को रोक देते हैं, कुछ ये भी रहते हैं। तो आरएनए इंटरफेरेंस मतलब आपका एमआरएनए के बनने को रोकना एक तरह से। तो ये भी पूछा जाता है कि आरएनए क्या है। आरएनए इंटरफेरेंस कहलाता है। एक आपका बायोपायरेसी भी कहलाता है। बायोपायरेसी मतलब आपको हम बताएं कि बायोपायरेसी, मान लीजिए जैसे ये प्लांट है हमारा सामने है, अब इसकी उपयोगिता हम जानते हैं, बहुत यूज है। सपोज दैट ये बहुत यूज, जैसे हम इमेजिन कर लें काल्पनिक रूप से ये पौधा है, ये बहुत यूज में है। अब ये विदेशी वैज्ञानिकों को, विदेशी कंपनियों को भी पता चल जाए ये पौधा यूजफुल है, इससे दवाइयां बन रही हैं, वो अपने स्मगलिंग जिसे कहते हैं चोरी से इस पौधे का ट्रांसपोर्ट कराना चालू कर दे बिना अनुमति के। अब उसको फिर कमर्शियल रूप में व्यापारिक स्तर में प्रोडक्शन करते हैं। अब बाद में फिर उसका क्या करते हैं, पेटेंट करा लेते हैं।
तो वो आपका बायो पायरेसी कहलाता है। पेटेंट भी एक शब्द आता है। पेटेंट क्या है? पेटेंट हमने बताया था, जैसे ये आपका ये डस्टर है, अब इस डस्टर की एक डिजाइन बन गई है, अब किसी कंपनी ने बनाई होगी, उसका एक लोगो रहता है, मान लीजिए पेन है, पेन का लोगो है, हमने बना दिया है। अब इसी तरह का कोई चुरा ले और दूसरा बना दे, वो उसका पैटर्न। जैसे आजकल अमेरिका वगैरह ने क्या किया था, हल्दी का पैटर्न करा लिया था, चावल का करा लिया था। बासमती चावल हमारे यहाँ पुरातन काल से यूज होता रहा है, बहुत सारे स्ट्रेन्स हैं बासमती चावल के लगभग, तो उसका पैटर्न करा लिया था कि अमेरिका ने कहा था बासमती हमारा है, क्योंकि ये चालाकी हमेशा दिखाते रहे हैं। मैं तो ऑनलाइन हो चाहे आप, मैं हमेशा बोलूंगा क्रिश्चियन कम्युनिटी आती है, हमेशा चालाकी दिखाती रही है, हमेशा उनका चालाकी दिखाने का सब मकसद यही रहा है कि वो हमारे जो रिलीजियस एपिक्स है ना, जो भी है वो सही लिखे या गलत लिखे, लेकिन अगर हम हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो कुछ ना कुछ तो सही लिखा है। हल्दी क्या आज से चालू है? हल्दी तो पुरातन काल से चालू है। उन्होंने कहा नहीं, हल्दी हमने इनको भेजा था, हल्दी का काम, हल्दी हमारे यहाँ यूज होता था, और उसका पैटर्न भी करा दिया था। फिर भारी विरोध किया गया, हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने दिखाए भी बहुत सारी चीजें, और उसका रीजन ये रहा कि हमारे यहाँ अस्थिर सरकारें रहती हैं। अस्थिर सरकारें, अस्थिर मतलब स्थिर नहीं, एक तरह से अस्थिर सरकारों में क्या होता है, जब मुखिया किसी देश का अस्थिर रहता है तो वो फिर गुलाम हो जाता है किसी का, सदस्य के बाद राजनीति की बात करते हैं उसमें से, तो इस वजह से वो कह नहीं पाता है अपनी बातें। जब व्यक्ति के अंदर अधिकार दे दिए जाते हैं, पूर्णतः वो स्थिर हो जाता है, तो अपनी बात किसी सामने कहने में, गलत और सही कहने में लगते हैं। तो चीजों को क्या है कि धीरे धीरे व्यक्ति विशेष के लिए आपको अगले, फिर इसमें से और भी आते हैं कि जीन थेरेपी हो गया, पीसीआर बता ही चुके थे हम, और कुछ क्या रह गया था बताइए सर। अभी क्रिश्चियन बाउंड चल रहे थे। हाँ, हमारे देखिए, मैं आपको इसमें से थोड़ा सा हिस्ट्री का टीचर तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने भी कई सालों तक सिविल, मैंने बताया तैयारी किया है, तो बहुत सालों तक लगा रहा हूँ, लेकिन ईश्वर की कृपा नहीं हो पाई। कृपा पे बात होती है जिसकी कृपा। तो भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें हिंदू कम्युनिटी है पूरे वर्ल्ड में। अब क्रिश्चियन कम्युनिटी और यहूदी कम्युनिटी, क्रिश्चियन सबसे पहले है, यहूदी सेकेंड नंबर पे पूरे विश्व में, जैसा मुझे जानकारी है। हाँ, इस्लाम भी आ रहा है धीरे धीरे, अब आ चुका होगा तो अब हो सकता है। जनसंख्या वाइज बात कर रहे हैं। हाँ, जनसंख्या में सेकंड में इस्लाम है, फर्स्ट में क्रिश्चियन है। हाँ, फर्स्ट में क्रिश्चियन है, देखिए अब आ चुके हैं, तो क्रिश्चियन अब आपके ज्यादा हैं, तो उनका मकसद हमेशा क्या रहा है कि फूट डालो राज करो, आप ये समझ लीजिए। तो जो भी पब्लिक, हम लोग क्या है वो, जैसे मान लीजिए मैंने कहा ना कि ये मेरी मार्कर है, इसकी पब्लिसिटी ज्यादा मैं करूंगा, तो उनका विचार आज भी यही है। एलन सॉली आपका ब्रांडेड कपड़ा है तो उसका प्रचार ज्यादा करते हैं, लेकिन आपको फील होना चाहिए कि कॉटन जो जाता है वो आपके यही इंडिया और पाकिस्तान से ही जाता है पूरे वर्ल्ड में। एशिया सबसे ज्यादा उत्पादक है कॉटन का। वो एलन सोनी अमेरिका और इंग्लैंड नहीं बना रहे हैं कॉटन के कपड़े को, कॉटन को वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करके टैग लगा के आपको भेज रहे हैं, और उसी का डबल और ट्रिपल पैसा ले रहे हैं। ये नीति उनकी आज से नहीं है, ये नीति उनकी वही जब डच और पुर्तगाली आक्रमण किए थे, फिर उनके साथ धीरे धीरे व्यापार के उद्देश्य से यहाँ आए थे, व्यापार के उद्देश्य से। और इंडिया में एक और भी रहता है, देखिए आप जीवन में एक चीज हमेशा याद रखिए, हर समय एक जैसा नहीं रहता है। हो सकता है आज आप वर्चस्व में हैं तो कुछ सालों तक वर्चस्व में रहेंगे, आप अपने आप को परिपक्व न समझिए कभी भी जीवन में। वर्चस्व व्यक्ति का, तो इंडिया में क्या, जो राजा बन जाता था वो राजा अपने आप को राजित कहता था, वो सोचता था मैं पीढ़ी दर पीढ़ी राजा रहूंगा, क्योंकि देखिए विद्वानम सर्वत्र पूजते और राजा नृपम क्षेत्रम पूजते। राजा जो होता है वो क्षेत्र में पूजा जाता है, वो निकलना बंद कर देता था, धीरे धीरे नीतियां अपनी फैलाते थे। कंपनी ने यही तो किया था 1600, आपके हिस्ट्री के टीचर ने बताया होगा, 16वीं शताब्दी में अपनी एक कारखाना खोलने के लिए लिया था। अब उसके पहले की और बता दूं,
उसके पहले यहाँ पे डच और पुर्तगाली थे, वो धीरे धीरे व्यापार के उद्देश्य से आए थे, वो भी आक्रमण किए थे। हम लोग सीधे साधे पड़ जाते थे। अब कुछ ये भी था कि फायदे की चीजें दिखाने के लिए, चमकदार अच्छी चीजें। फिर बाद में धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि अपना कंपनियां को अपने व्यापार करना चालू कर दिया। व्यापार जब करना चालू कर दिया, धीरे धीरे अपना वर्चस्व गुलाम बनाना चालू कर दिया। अब मान लीजिए आपका बिजनेस चल रहा है 10,000 का, आपको किसी व्यक्ति ने 1 लाख दे दिया उधार में, और कह दिया भैया इसमें से आधा आधा मेरा भी करा लो। एक तरह से आज के जमाने में कह दिया मैं पार्टनर हूँ शेयर का। आज के जमाने की भाषा, आपने 2 व्हीलर खरीदी, आपने किसी दोस्त से 50,000 ले लिए उधार, तो कह दिया भाई दोनों के नाम करा दे, या पैसा मैं दे रहा हूँ चलाओ तुम जी तुम्हारे नाम। तो आप क्या हुए उसके गुलामों में पैसों के, जब चाहेगा आपको अधिपत्य कर लेगा। वही अंग्रेजी कंपनियां करने लगी धीरे धीरे राजाओं को उस लाता। वो समझ गए थे कि ये पैसों के गुलाम है बस। और धीरे धीरे अधिकार जमाने लगी, एक एक राज्य 2-2 राज्य में। धीरे धीरे यहाँ पे कंपनियां स्थापित करने लगे, अपना अधिपत्य जमाने लगे, हम उनके गुलाम होते चले गए। तभी तो 1757 में पहली बार सिराजुद्दौला को हरा दिया था। पहला प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 का सिराजुद्दौला का, पहली बार किसी का जीते थे वो लोग। अब कलकत्ता ही क्यों जीते थे? क्योंकि उसी को उन्होंने राजधानी बनाई थी। आपके टीचर ने बताया होगा, हमारी राजधानी दिल्ली नहीं थी, कलकत्ता ही थी। वो क्योंकि बंदरगाह के रूप में यूज किया गया था। हाँ, क्योंकि वो आपका एक तरह से दोआब एरिया था। दोआब एरिया कहलाता है दोनों तरफ से आपका नदियां या पानी, एक बीच में बीच का भूमि। तो उनके जहाज या उनकी नौकाएं या उनका जो भी हथियार आता था उस एरिया से वो यहाँ तक आ जाता था। उत्तर भारत में कम प्रभाव पड़ा था। उसका रीजन ये था कि हम लोग यहाँ थोड़ा पहाड़ी और दुर्गम स्थान थे, अब थोड़ा धार्मिक ज्यादा थे। और अब उन्होंने बढ़िया एक चांसेस ढूंढा था कि मुगल राज कर रहा था। अब मुगल के अत्याचार की वजह से हम लोग उनके प्रति कि इनका अत्याचार समाप्त हो जाए, चाहे जो आ जाए। तो हिंदू उनके प्रति आकर्षित हुआ था। मेन कहानी ये हुई थी। जैसे मान लीजिए कोई अत्याचार कर रहा हो, माँ बहनों लूट रहा हो, अत्याचार कर रहा हो, मार रहा हो, बदल रहा हो। औरंगजेब के जमाने चल रहे थे पूरे। औरंगजेब जैसा कहते ना बिल्कुल क्रूर शासक, क्रूर एक तरह से क्रूरता वाला। तो वो व्यक्ति आपका क्या था, क्रूरता में राजी थे। तो हम लोग उनकी ओर कि हमें ये बचाएंगे। उन्होंने बचाया तो, लेकिन आधिपत्य जमा लिया अपना। ऐसा नहीं कि नहीं बचाया, लेकिन उन्होंने फिर और पूरी तरह गुलाम किया। और सिर्फ जानते हो लगान लगाना चालू कर दिया था, कर लगाना चालू कर दिया था। खेती में हमारी खेती, हमारी जमीन, हमारा घर। और सिर्फ कौन सा उत्पादन के लिए कहते थे, गेहूं चावल नहीं उत्पादन करना है, नील की खेती, कपास की खेती। हाँ, कपास की खेती, व्यापारिक खेती। कपास क्यों? क्योंकि उसका बाहर ले जाना है कपड़े के लिए, पूरे विश्व में उनको फैलाना है व्यापार बिजनेस यहाँ से। और यहाँ वो माल बेचते थे जो सबसे रद्दी माल बनता था, सब एक्सपोर्ट करते थे बाहर। बस पूरा एक्सपोर्ट कर देते थे, मतलब निर्यात कर देते थे। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आप समझ रहे होंगे, पूरा निर्यात कर देते थे। अब जो रद्दी या फटाफिटा या उस तरह का रहता था, यहाँ थोड़ा बहुत बचा देते थे पूरे विदेशों में। क्योंकि उन्होंने सोचा कच्चा माल तो यहाँ है सब पूरा हमारा। तो हम इसी वजह से तो स्वदेशी आंदोलन ये सब धीरे धीरे चले थे। हर एक क्रांतिकारी या हर एक मूवमेंट आपका कुछ दिनों तक चलता है, आप कितने भी अत्याचारी हो जाए। अगर आप मान लीजिए दर्शन शास्त्र भी पढ़ेंगे तो दर्शन शास्त्र के टीचर हम बताया करते थे कि व्यक्ति का जो वर्चस्व होता है वो 9 सालों तक चलता है, बस 9 सालों तक वर्चस्व। धीरे वो डाउन होने लगता है। या कोई भी व्यक्ति का, तो आप मान लीजिए अपर लेयर में ही कभी, तो आप ये ना सोचिए कि हमेशा अपर ना होगा। हो सकता है आपसे भी कोई आ जाए आपको हराने वाला, क्योंकि ज्ञान कभी कम नहीं होता है। तो जिसका चरित्र अच्छा है, जिसका ज्ञान अच्छा है, जिसकी व्यक्तित्व अच्छा है, और एक दिन में कुछ हासिल नहीं होता है। रोज प्रयास करने चाहिए आपको हर चीजों में।
जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि आप जितने भी हैं आप इनमें से एक एक अनसॉल्व खरीदे हैं नहीं खरीदे? आप खरीद लीजिए, मैं आपको कहता हूँ 150 रुपया 200 रुपया सस्ता वाला खरीद लीजिए। अब उसमें क्वेश्चन देखिए कैसे, आपको मालूम तो होना चाहिए अनसॉल्व में क्वेश्चन कैसे है। ऐसे यूपीएससी बायो के अनसॉल्व कर बायो के ऐसे नहीं मिलेंगे, सीसाइड का मिलेगा, सबका कंबाइंड मिलेगा आपको, सीसाइड का मिलेगा। बायोलॉजी का हो सकता है कुछ आपको ज़्यादा इस पे अलग से नहीं आ रहा है, कुछ बायोलॉजी का कभी नहीं आया अलग से, उसी सीसाइड में ही आपको टिक करने हैं, देखने हैं। मैं अपने लिए ही नहीं कह रहा हूँ, सब विषय क्या है। 2-3 क्वेश्चन आते हैं ऐसी सेट। हाँ सीसाइड पे बायोलॉजी बहुत नहीं आती है, जो ये 2-4-10 लेक्चर हमारे हुए हैं इनमें से 2-3 आते हैं। अब ये कह भी नहीं रहा हूँ कि यही आएगा, करंट से रिलेटेड ज्यादा करंट से रिलेटेड आ सकता है, क्या पूछ सकता है क्या नहीं पूछ सकता है। हम तो सिर्फ नॉलेज बढ़ाने के लिए खड़े हैं, क्योंकि यूपीएससी का जो एग्जाम्स आपका सीसाइड का होता है वो कोई भी टीचर ये नहीं कह सकता कि यही आएगा। हाँ तो मैं देखिए मैं कोशिश करता हूँ आपसे बता दूं, रियलिटी अगर कहते कि पढ़ाते वक्त हो अच्छा एग्जाम के क्वेश्चन देते वक्त हो आंसर, मैं इस उद्देश्य से देता हूँ ताकि वो कभी न कभी फ्यूचर में भी काम आ जाए, और उनके आंसर भी भेज देता हूँ कि जब कभी लगे आपको अगर के आंसर चाहिए तो मुझसे मांग भी सकते हैं। मतलब ऐसा क्योंकि मेरे पास पुराना मटेरियल रखा है, नया तो कुछ नहीं है बेसिक, तो उन पुराने मटेरियल से बुक्स वगैरह या कॉपी वगैरह कोई ढूंढ लिया, कहीं से कुछ फोटो देख के ले जाओ इनको दे दिया, बस इस तरह करके दे। और जो जानते थे उन्होंने यहाँ बुला लिया पढ़ाने के लिए, जो नहीं जानते थे वो चल रहा था। तो ऐसा नहीं है कि जो हम दे रहे हैं तो वो नहीं आएगा, कभी काम नहीं आएगा, हमेशा आएगा। मैं आपको एक हाँ हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि टीचर के पढ़ाने के पहले आप कुछ ना कुछ उसका मटेरियल तैयार रखिए। मटेरियल मतलब ये नहीं आप उसको पढ़िए या उसके आंसर लगाइए या पेपर आप लगाइए, उसके 1 घंटे बैठ के कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से उठाया जाता है, क्या क्या आता है, ये सब चीज़ें तैयार करिए। आप बैठिए, रोज की प्रैक्टिस करिए। जिस दिन आप एक रोज नहीं पढ़ेंगे उस दिन ऐसा बनाइए माइंड में नींद ना आए आपको। यूपीएससी का एग्जाम बहुत सिंपल एग्जाम नहीं है, आपको 24 घंटे सपने आने चाहिए। जैसे वो उसको आ रहे थे ना, वो क्या नाम है, जनरल घूस को लक्ष्मीबाई के सपने आते थे ना, हाँ तो लक्ष्मीबाई के काली के सपने आते थे ना, वो रानी रानी चिल्लाता था। ऐसे आपको यूपीएससी चिल्लाना पड़ेगा। हाँ वो जनरल घूस चिल्लाता था। आप ये कुछ सोचिए ना कि ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, पढ़ने में दम से पढ़िए। आपको जैसे मैंने बताया था कि अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो ऑनलाइन आप खरीदिए नहीं एनसीईआरटी, उसमें 2 चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी के से। बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर हैं, एनसीईआरटी की एक किताब ऑनलाइन है ई पाठशाला करके जी, आपको मैंने उस दिन भी लिखा था, आज भी लिखा था, पोर्टल भी तो है। हाँ ई पाठशाला करके एक पोर्टल है, उसको उसमें डाउनलोड कर लीजिए। नहीं 7 से वाली 12th वाली आप डाउनलोड करिए। हाँ 12th के 2 चैप्टर हैं बायोटेक्नोलॉजी की, पूरी बायोटेक्नोलॉजी है उसमें से। इसमें जाएंगे, जैसे मैं डाउनलोड किया हूँ आपसे बता दें, मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि ये टाइम हो रहा है। देखिए ये जैसे मेरे मोबाइल में डाउनलोड है तो ये ई पाठशाला आता है, हाँ ऐसे आता है, ऐसे खुलता है ये। सर इसमें पूरी एनसीईआरटी है? पूरी एनसीईआरटी गवर्नमेंट की साइट है, मैं इस वजह से गवर्नमेंट की साइट को आपको कह रहा हूँ। सारी की सारी। हाँ अब इसमें आपको स्टूडेंट और टीचर आपकी मर्जी जिसमें आपको एनरोल होना हो। मैं टीचर वजह से की हूँ अपना, आप स्टूडेंट किसी में कर लो, कोई ऐसा बॉन्डिंग नहीं है उससे। जैसे टीचर में किए हैं, अब इसमें टीचर में क्लिक कर देंगे जैसे ही अपलोड हो जाएगा, वो आपको कुछ डेटा मांगेगा जी सर। आप लोग जब नए एनरोल करेंगे तो नाम, क्लास कुछ भी डाल दो, आप ये भी डाल दो, राजकीय डाल दो, इंटर डाल दो, फर्स्ट ईयर डाल दो, आप 11 पढ़ रहे हैं 12 पढ़ रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं। डालने के बाद ई बुक आएगा, ई बुक में आप इधर आ गए, ई बुक में क्लास 1 से लगा के 12th तक की क्लास लिखी है। आपको मेरी बायो पढ़ने के लिए जो ये बायोटेक्नोलॉजी है 12th में चलेगी। 12th में जाने के लिए आपको हिंदी वर्जन चाहिए कि इंग्लिश चाहिए? उर्दू लिखा है लेकिन उर्दू भाषा में है नहीं जी, तो आप हिंदी में जा रहे हैं कि इंग्लिश? जैसे मैं इंग्लिश में चला गया, इंग्लिश में गए
अब इसमें से इंग्लिश में आपको मैं कह रहा हूँ बायोलॉजी है पढ़ना है जी। तो बायोलॉजी वाले ऑप्शन मिल गए। अब ये मेरी डाउनलोड है, अगर यहाँ डाउनलोड ना होती तो चैप्टर के नाम आ जाते। अब उन चैप्टर के नाम में से आप क्या कर सकते हैं, आ रहा हूँ कोई बैठिए, आ रहा हूँ कोई बैठिए, तो उन चैप्टर के नाम में से बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट एक सिद्धांत, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और जैव प्रौद्योगिकी उपयोग, उन दोनों चैप्टर को पढ़ लीजिए। देखिए ऑथेंटिक चीजें इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर वाकई में आप तैयारी कर रहे हैं तो जीवन पर्यंत के लिए ऑथेंटिक है। अब फालतू का सब मटेरियल इधर उधर से ढूंढना, प्राइवेट की 200 की 250 की किताब लेना, फिर उसका वो सब चीजें, जब आप ऑथेंटिक बुक से ऑथेंटिक चीजें पढ़ोगे एनसीईआरटी से तो आपको भी माइंड में जाएगा कुछ ना कुछ। ये एनसीईआरटी है, ई पाठशाला पूरा एनसीईआरटी एक क्लास 1 से लगा के। इसका एक ऑप्शन और है कि आप जिसको डाउनलोड करके मोबाइल में कर ले वही ऐप्स में, तो ऑफलाइन भी चलता है। सर मैंने एनसीईआरटी करके डाउनलोड कर रखा है लेकिन उसमें बायो नहीं दिए, बाकी सारे आपने ई पाठशाला नहीं डाउनलोड किया, आपने प्राइवेट, मैं आपको जो साइट इसलिए बता रहा हूँ बेटा कि उस साइट का मतलब ये है, सुनिए, इस साइट का मतलब ये है ई पाठशाला का कि आपको ना हैक करेगा, ना आपको नुकसान पहुंचाएगा, ना डेटा चोरी करेगा, ना आपका कोई पासवर्ड चुराएगा, समझ रहे हैं आप? प्रोटेक्टेड है आपका। प्राइवेट चीजों में जाओगे आप, प्राइवेट में जब जाएंगे जब गवर्नमेंट में अप्लाई जो चीजें बता, तो उनमें से साइट पे जाके आप, इस साइट की और एक विशेषता है कि इसमें आपको ऑफलाइन भी चलेगा। आप ट्रेन में बैठे हैं, यात्रा कर रहे हैं, आपके पास डेटा नहीं है, कुछ नहीं है, मोबाइल चार्ज है, आपका डेटा फुल है, आपने बोला मोबाइल में लगा है, बस आपने डेटा बंद कर दिया। जैसे मैंने देखिए डेटा बंद कर दिया, अब मुझे इसे खोलना है, सपोज दैट, हाँ सर पहले डाउनलोड करना पड़ता है। हाँ पहले जैसे मुझे खोलना है, मैं गया देखिए डेटा बंद था, डेटा बंद है ना, देखिए अब डेटा बंद है, मैं अपने टीचर में गया, अब इधर पे मेरी डाउनलोड करी हुई है, ये उधर लाइब्रेरी रहती है उसी के अंदर। अब इसमें से मुझे आप बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर करना है, तो बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर देखिए जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत और प्रक्रम, यहाँ ओपन किया, पूरी बुक के लिए ओपन कर दिया, पूरी बुक हिंदी में, पूरी बुक हिंदी में, पूरी बुक हिंदी में जो आपको बताए थे, समझाए थे। देखिए ये भी सही है कि पूरा मोबाइल व्यू में आ रहा है, कोई कोई पूरा सब कुछ पढ़ने के उद्देश्य से आप रीडिंग करेंगे जो भाषा आपने ये बताई, तो सब ऐसे चले ना 11th वाली एनसीईआरटी बायो उसकी भी है, 11th की भी। अब हम डाउनलोड की इस वजह से आपको देखिए 11th डेटा बंद है, अब देखिए 11th की भी ये है, ये 11th की क्लास 11th बायोलॉजी का तो सर इसमें तो सीसर का सारा मटेरियल दिया होगा ना पूरा एनसीईआरटी पूरी आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, जो चैप्टर पढ़ना है। ये मैं बायो की बता रहा हूँ क्योंकि मुझे बायोलॉजी और साइंस से मतलब है, यही मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, इसी वजह से इसकी रखी हूँ मैं। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाता नहीं, बायो साइंस पढ़ाता हूँ, तो बायो साइंस रखी हूँ मैं, बस देखिए साइंस और बायो बस। बाकी अगर आपको जरूरत है हिस्ट्री भी है, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, हिंदी, जैसे मैं मान लीजिए समकालीन भारत रखी हूँ 9th का, मैं रखी हूँ, देख लेता कभी कभी किसी क्लास का, तो आप उसको देख, आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन उसमें दूसरी को ऐड कर सकते हैं जी। हाँ, जब मान लीजिए कभी आपको किसी ने पढ़ाया बायोजियोग्राफी, हाँ हम भी चल रहे हैं, आप टेंशन नहीं लीजिए। तो जो भी मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत आप खुद पढ़ना चालू करिए, जो भी चीजें मिल रही हैं यहाँ जो मिल रहा है अच्छी बात है, उसके अलावा खुद भी ट्राई करिए। हाँ ठीक है, ठीक है फिर सर वैकल्पिक सब्जेक्ट जो है वो कह रहे हैं कि इस साल से बंद है, अभी आज की ही न्यूज निकली है जी सर। स्टेट पीसीएस सर मतलब बहुत पहले से ये था कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है तो नहीं आज है। की न्यूज निकली है, अभी यही है खबर, क्या है अभी पूर्णतया क्लोज नहीं हुआ है जी। उसमें से ये लोग कह रहे हैं कि साइंस वाले को नंबर ज्यादा मिलता है, आर्ट वाले को कम मिलता, आर्ट वाले कह रहे हैं साइंस वाला को ज्यादा मिलता है, और फिर उसमें से कई तरह की प्रक्रियाएं हैं। एक बात मैं बता दूं, सीधी सी बात है, हमारे पास संख्या ज्यादा है और सिलेक्शन कम करना है, तो कैसे भी घुमा फिरा के असर किस पे होगा। एक होता है कंपटीशन, बायोलॉजी पढ़ाते हैं प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा में दोनों तरह की स्पीशीज को घाटा रहता है,
जो प्रतिस्पर्धा करती है और यहाँ तो गवर्नमेंट घाटा इसलिए नहीं चाहती है क्योंकि उसके तो एम्प्लॉय कम हो जाएंगे, उसे एम्प्लॉय कम ही करना है। गवर्नमेंट धीरे धीरे एम्प्लॉय कम ही करना चाहती है। अब प्राइवेट आम बच्चों के लिए सिलेक्शन कम इसलिए हो रहे हैं मान लीजिए आपके लिए, क्योंकि वो चाहती भी है कि अच्छे अच्छे आ जाए कुछ और नाम भी चलता रहे, समझ रहे हैं? तो उसमें से प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो आप ये माइंड में बना के रखिए कि मेहनत करना है, प्रयास करना है, अब हो सकता है मिल जाए, लेकिन वो जो प्रक्रियाएं चल रही हैं वो आपके हित में ही रहेंगी। वैकल्पिक विषय अगर खत्म हो जाएगा तो उसका कुछ और निकालेंगे, वो सामूहिक में निकालेंगे, मिक्सिंग कर देंगे, साइंस या कुछ मिक्स करके सभी विषय एक तरह से कहीं ना कहीं सभी विषय का फिक्स कर देंगे। जैसे मान लो आप लोग छोटी नौकरियों तो सुपर टेट या टेट पढ़ते हैं ना, मेरे 16 विषय हैं, 7 विषय, 8 विषय हैं, 10 विषय हैं, सभी विषय मिक्स करके पढ़ते हैं ना, ऐसे आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको पढ़ना पड़ेगा, तो उसमें ज़्यादा वो न पहले जब हम दिया करते थे उसमें था सब्जेक्ट 2 लेने पड़ते थे, तो हमने अपना एक बायो लिया था, एक आर्ट के ग्रुप ले लिए थे। अब जैसे नॉलेज धीरे धीरे क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि जब कई सालों तक आप तैयारी करेंगे, अच्छे टीचरों से पढ़ते रहेंगे तो चीज़ें याद हो जाती हैं, वहाँ पर आके अच्छे टीचरों से पढ़ते रहेंगे। जैसे एक दिन मैंने बायो वाले क्लास में ax + by का होल स्क्वायर पढ़ाया था। हमने कहा बताओ मैथ में होता है कि नहीं होता है? कह रहे सर मैथ में होता, बायो में नहीं होता है कभी। अब बायो में पढ़ाया, मैथ में हो जाएगा सर, कोई बायो में है, अब तक में पढ़ाया हुआ मैथ में भी हमने उसको हिस्ट्री बताई, फिर मेंडल मैथमेटिशियन था, आपको भी बताया था, मेंडल जो था मैथमेटिशियन था। वो तो बायोलॉजी का था, मैंने कहा हाँ मैथमेटिशियन भी था। वेना यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया था, VIE वेना यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया था, ऑस्ट्रिया की यूनिवर्सिटी थी, तो आजकल चेकोस्लोवाकिया कहलाता है, उसमें पढ़ने गया था ड्रॉप आउट होकर, और उसने कुछ मैथमेटिकल डेटा भी दिए थे अच्छी लोगों में। NCERT में लिखा है ये, हालांकि इसको मैंने पढ़ा था फॉर्मल बुक में, लेकिन ये लाइनें NCERT में भी एक जगह लिखी है। तो देखिए NCERT ऐसा नहीं कि खराब है आपका, सोच डेवलप, आप उसको पढ़िए बार बार, NCERT को कई बार पढ़िए, अब कई बार उसको पढ़ने के बाद उसकी प्रैक्टिस करिए, उसके अपने हिसाब से नोट्स बना। जब अपने मन का नोट्स बनाओगे ना तब आपको फील होगा कि यार ये सही है, ये अच्छा था। मतलब अच्छे नोट्स के लिए आपको खुद प्रैक्टिस, दूसरे का हेल्प तो लेंगे लेकिन खुद भी प्रैक्टिस करिए। अब कई बार एग्जाम के उस क्वेश्चन को लगाना चालू करिए। नौकरियां आएंगी, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे। अभी देखो पेट का एग्जाम हुआ था, रिजल्ट आएगा, कहीं कुछ आएंगे, रिजल्ट आ गया सर? हाँ रिजल्ट आ गया। चलिए बाकी फिर जो भी आपको पूछना रहे, इसके अलावा भी कभी पूछना रहे आपको, मैंने आपको नंबर दे रखा है।